और प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन था और आपको 20 मिनट समय दिया गया था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा नंबर लाया है, बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आया है। तो नंबर कम क्यों आया और बहुत सारे बच्चों का नंबर ज्यादा क्यों आया? अगर आप टेस्ट में क्लासरूम। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी वे ग्लोबल। दोस्तों, पावर जनरेशन चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़े और आपने प्रैक्टिस सेट दिया और प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन था और आपको 20 मिनट समय दिया गया था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा नंबर लाया है, बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आया है। तो नंबर कम क्यों आया और बहुत सारे बच्चों का नंबर ज्यादा क्यों आया? अगर आप टेस्ट में क्लासरूम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा यहाँ पे नंबर लाते हैं, तो आगे भी आपकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आपको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आप यहाँ सोल्व करते हैं, वही सेम कंडीशन आपको एग्जाम हॉल में भी होता है। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको तो नौकरी मिलने की बहुत ज्यादा चांस है, और जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा सलाह यह है कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप पे समय दीजिए, चीजों को समझिए कि आखिर गलत कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम पीरियड में 20 मिनट के अंदर में आपको सारे क्वेश्चन को करना है, सही करना है, करना नहीं है, सही करना है। क्यों नहीं सही हो रहा है? कहीं ना कहीं आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर पे अच्छा से स्टडी नहीं किया है, आपने क्वेश्चन लगाने से पूरे क्वेश्चन को सही से समझा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर को आप अच्छे समझ सकते हैं। जिनका नंबर कम आया उनको पता होगा कि आपको कहां कमी रह गया है, उसी कमी को इंप्रूव कर देना है। नौकरी नहीं मिलने का रीजन क्या है? बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिल जाता है, बहुत सारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है। इन दोनों के बीच में एक ही कारण है कि जिसका नौकरी मिल गया है वो अपने कमियों पर काम किया, अपने कमियों को दूर करने का प्रयास किया है, और जिनको नौकरी नहीं मिला है उसने अपने कमियों को इंप्रूव नहीं किया, उनके अंदर जो कमियां थी उसको खत्म ना किया, इसकी वजह से उनको नौकरी नहीं मिला। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अपने कमियों को दूर कीजिए, कहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास करें। जैसे आप देखिए, विद्युत शक्ति उत्पादन पावर जनरेशन का ये टेस्ट था और इस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और चलिए इसका एक क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हो तो मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों को ध्यान होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में प्रथम परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि तारापुर है, तारापुर में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है? किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है? तो लोड फैक्टर एक्चुअली क्या होता है? लोड फैक्टर का मतलब एफिशिएंसी मान के चलिए। लोड फैक्टर यहाँ पर हम निकालें तो लोड एवरेज, जो एवरेज होता है ना, जो पूरे दिन का एवरेज लोड हुआ है अपन टोटल लोड, यही लोड फैक्टर होता है। मतलब अगर हम बात करें एफिशिएंसी के मैटर में, अगर एफिशिएंसी हम लोग को निकालना होता है तो क्या करते हैं? इनपुट अपन आउटपुट यही लेते हैं ना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। लोड फैक्टर में एवरेज दिन भर में कभी 10 वाट, कभी 20 वाट, कभी 40 वाट, सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा एवरेज कंजप्शन कितना हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी का हमारा कंजप्शन हुआ, कितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग मिला है, उसका हम एवरेज लोड ले लेंगे। और टोटल लोड दिन भर में कितना बिजली का कंजप्शन हो गया, टोटल लोड से अगर हम भाग करते हैं तो वही औसत लोड आता है। तो यही इसका आंसर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? कोयला ठोस है, पता है, सॉलिड है। पीट, जैसे मवेशी वाला जो मलमूत्र होता है ना, गोबर जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में या हिंदी में, उसको पीट बोला जाता है, ये भी सॉलिड होता है। इसके अलावा लकड़ी सॉलिड है, मतलब ठोस है। तो ये कोलदार जो होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में अलकतरा बोलते हैं, जो रोड बनाया जाता है ना, रोड जो बनता है, आपको ब्लैक कलर का जो रोड दिखता है, उसमें जो छोटे छोटे कंक्रीट होता है, गिट्टी होता है, उसके अंदर उसको कोलदार में मिक्स करके ना बिछाया जाता है, तो उसी को कोलदार बोलते हैं। रोड बनाने का काम आता है। तो कोलदार क्या होता है? ये ठोस नहीं होता है, ये लिक्विड सेमी सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, टेंपरेचर बढ़ने से वो पिघलना शुरू करता है, टेंपरेचर कम होता है तो टाइट हो जाता है। चौथे नंबर पे है कि साधारणतः स्टीम ले जाने वाली पाइप खाली स्थान की बनी होती है। तो आप लोग को स्टीम टरबाइन आपको पढ़ाए थे कि जो स्टीम जिस पाइप के थ्रू जाता है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इसके अलावा आगे बढ़े हम, तो प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है। प्राइम मूवर का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्राइम मूवर का प्रयोग यहाँ पे प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है भाई? तो पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल पावर प्लांट में, दूसरा है इनकन्वेंशनल पावर प्लांट में। तो अगर आप लोग सही से लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बताया था कि प्राइम मूवर का प्रयोग हम लोग कन्वेंशनल पावर प्लांट में करते हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं। परंपरागत पावर प्लांट में हम लोग प्राइम मूवर का प्रयोग करते हैं। प्राइम मूवर किसको बोलते हैं? टरबाइन को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, स्टीम पावर प्लांट हो गया, ये सब में प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है। जो टरबाइन होता है उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। तो कन्वेंशनल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन है, छठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? देखिए, तापीय उत्पादन प्लांट का मतलब होगा स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में जो स्टीम टरबाइन होता है, इसका काम क्या है? तो आप लोग ध्यान दिए होंगे टरबाइन वाले केस में। तो मान लीजिए टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है, ऐसे घूम रही है टरबाइन। ठीक है, कब घूमती है? जब इस बॉयलर के माध्यम, ये बॉयलर है जहां पे हम लोग कोयला के माध्यम से इसको गर्म करते हैं, पानी स्टीम बनता है, स्टीम कहां आता है? टरबाइन के पास यहाँ पे टकराता है, तो ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। लेक्चर में देखिए बहुत अच्छा से दिखाया गया है। जब टरबाइन घूमता है, टरबाइन का साथ किससे जुड़ा रहता है? अल्टरनेटर से। ये अल्टरनेटर हो गया। अल्टरनेटर जब घूमता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? भट्टी था जहां पे पानी को गर्म किया गया, पानी स्टीम बदला, और स्टीम मतलब तापीय ऊर्जा, स्टीम मतलब तापीय ऊर्जा निकला यहाँ से। ये क्या है? तापीय ऊर्जा। यहाँ पे क्या है? तापीय ऊर्जा है। ये तापीय ऊर्जा कहाँ गया? टरबाइन के पास, और टरबाइन को घुमाना शुरू कर दिया। टरबाइन क्या कर रहा है? तापीय ऊर्जा को ले रहा है और पैदा क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर रहा है। ठीक है, टरबाइन क्या कर रहा है? उष्मा को ले रहा है, तो उष्मा से मतलब तापीय ऊर्जा लिया और घूमना शुरू किया। तो घूमना शुरू किया तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब यांत्रिक ऊर्जा कहाँ गया? अल्टरनेटर के पास गया, और अल्टरनेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। हमसे पूछा क्या है कि वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तो वाष्प टरबाइन का क्या है? तापीय ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। इतना ही टरबाइन के बारे में। टरबाइन है, ठीक ना, और ये अल्टरनेटर है और ये बॉयलर है। तो बॉयलर क्या करता है? पानी को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और टरबाइन तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? पहला, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। समझ गए होंगे? आगे बढ़ते हैं। सातवें नंबर पे लिखा गया है कि सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी पर नाभिकीय विखंडन होता है। पृथ्वी पर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन पृथ्वी पर होता है, लेकिन सूरज के पास जितने भी तारे आपको दिखते हैं, तारों में नाभिकीय संलयन होता है। मतलब विखंडित नहीं होता, वो कंप्रेस होता है, जुड़ता है। नाभिकीय संलयन होता है किसमें? सूरज में। और पृथ्वी पर जितना भी हम लोग परमाणु से काम करते हैं नाभिकीय विखंडन से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सूरज में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अथवा थर्मल सील्डिंग खाली स्थान के लिए प्रदान की जाती है। आप लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैंने पढ़ाया था कि थर्मल सील्डिंग क्यों प्रदान की जाती है। देखिए क्या होता है, एक रिएक्टर होता है, ये रिएक्टर है, और रिएक्टर के अंदर में क्या रहता है? फ्यूल होता है, किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का यहाँ फ्यूल होगा, और इसमें जब नाभिकीय विखंडन हो जाता है क्या होता है? न्यूट्रॉन बहुत सारे भागों में टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग थर्मल सील्डिंग के द्वारा बहुत सारे लेयर यहाँ बना देते हैं। 3-4 लेयर के अंदर ये क्रिया को हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिएक्टर है अंदर में, और 3 लेयर के बाद
टेक्नीशियन यहाँ पे काम करता है, 3 लेयर के बाद यहाँ पे टेक्नीशियन काम करता है। मान लीजिए हम थर्मल सीडिंग, ये 3 लेयर का थर्मल सीडिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, इसका जो गर्मी होगा, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होंगे, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे, बाहर निकलकर इनको नुकसान पहुंचाएगा, वहां पर काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे ये लोग मर सकते हैं। इसीलिए थर्मल सीडिंग प्रदान की जाती है। लेक्चर में मैंने बताया था, मतलब तेज न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड से न्यूट्रॉन को निकला है, लेकिन इस दीवार से टकरा कर अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या करता है, न्यूट्रॉनों को रोकता है। दूसरा, विकिरण के खतरे से प्रचालन कमियों को बचाता है। मान लीजिए यहाँ पर लोग काम कर रहा है तो क्या होगा, थर्मल सीडिंग प्रदान करने से इन लोगों के पास इसका जो रेडियोधर्मी पदार्थ होंगे, इसका जो रेडिएशन होगा बाहर नहीं निकलेगा, इनको इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, रिएक्टर की दीवार को गर्म होने से बचाता है। ये रिएक्टर अंदर वाला भाग जो है रिएक्टर, अंदर वाला भाग क्या है, रिएक्टर है। तो जो इधर की जो दीवारें हैं उसको गर्म होने से क्या करता है, बचा देता है। मतलब बाहर की जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं एनवायरमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्मल सीडिंग रहेगा तो सारा उसमें अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर पे अल्टरनेटर को चलाने वाला औजार खाली स्थान होता है। अल्टरनेटर को चलाने वाला औजार क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर दिखाया ना, ये रहा आपका बॉयलर। ठीक है, जहाँ पर नीचे भट्टी है, भट्टी में कोयला जल रहा है और इससे पानी गर्म होकर स्टीम बनता है, और स्टीम कहाँ जाता है, टरबाइन के पास, और टरबाइन के साथ से क्या जुड़ा रहता है, अल्टरनेटर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉयलर हो गया, ये क्या हो गया, टरबाइन हो गया, और ये अल्टरनेटर हो गया। तो क्या पूछा, अल्टरनेटर को चलाने वाला औजार क्या है, तो अल्टरनेटर कौन चलाता है, ये टरबाइन का साथ चलाता है। यहाँ पे आंसर कर दिया प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर किसको बोलते हैं, इस टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर बोलते हैं। तो अल्टरनेटर को चलाने वाला पार्ट कौन है, टरबाइन मतलब प्राइम मूवर है। ठीक है, समझ गए, आगे चलिए। 10वां नंबर पे निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक जो बहुत पहले से, पुराने जमाने से चला रहा है, जिसका उपयोग हम लोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। तो पुराने जमाने से कौन चला रहा है, कोयला बहुत पुराना चीज है, बहुत पुराने जमाने से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। पेट्रोल ये भी है, जल, पानी का हम लोग बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, और इसके बाद ये सभी, मतलब तीनों का उपयोग हम लोग करते हैं, तीनों ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों की उत्पादन क्षमता निर्भर करती है। पूछा है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसका क्षमता किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास बांध के प्रकार, जल गमन क्षेत्र के प्रकार। दूसरा ऑप्शन है बांध के प्रकार, शीर्ष और प्रणाली की दक्षता। तीसरा ऑप्शन है जल शीर्ष पानी की उपलब्धता, प्रणाली की दक्षता। नेक्स्ट है टरबाइन के प्रकार, बांध के प्रकार तथा जल गमन क्षेत्र के प्रकार। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्रों की उत्पादन क्षमता किस पर निर्भर करता है, बिजली का उत्पादन क्षमता किस पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहला आंसर होगा जल शीर्ष। आपके पास डैम, बांध जो बना हुआ है, बांध में कितना ऊंचाई तक पानी है, जितना ऊंचाई तक पानी रहेगा उतना फोर्स के साथ पानी बाहर निकलेगा, और टरबाइन को तेजी से घुमाएगा तो बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा। तो बांध के प्रकार मतलब जल शीर्ष होना चाहिए। आपके पास पानी की जो है लेवलिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, पानी की उपलब्धता, मान लीजिए बांध बहुत ऊंचा बना दिया, पानी भी बहुत ज्यादा भरा हुआ ऊपर, लेकिन अचानक से पानी खत्म हो गया, तो वैसा हो जाएगा तो जो आपके टरबाइन सॉरी जो प्लांट है, प्लांट की क्षमता कम हो जाएगा, मतलब प्लांट अपना बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो पानी भी रेगुलर उपलब्ध होना चाहिए। प्रणाली की दक्षता, मान लीजिए पानी भी बहुत ज्यादा है, बांध की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास जो टरबाइन है छोटा वाला है, छोटा वाला टरबाइन तो छोटा ही काम करेगा, इसलिए आपके पास जो प्रणाली है, मतलब आपके पास जो टूल्स है, जो आपके पास मशीन है, वो उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। ये आंसर सही रहेगा। बाकी आंसर क्यों नहीं सही है, बाकी का भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे बांध के प्रकार, तो बांध के प्रकार बड़ा बांध रहेगा तो वहां भी बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा, जल गमन क्षेत्र। लेकिन इसमें जो दिया गया है ना, ये सॉलिड आंसर है। इसमें क्या ये कोई बांध के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगा। बांध हो सकता है मोटा पतला बांध हो, ऐसा कुछ किताब में है ही नहीं। ठीक है, बांध के प्रकार इसमें भी आएगा, इस वजह से भी गलत हो जाएगा। इसके बाद नीचे टरबाइन के प्रकार, बांध के प्रकार, जल गमन क्षेत्र के प्रकार। तो जल गमन क्षेत्र के प्रकार कुछ नहीं होता, ये गलत है। तो ये एक जो शब्द लिख दिया है बाकी सब ने, उसकी वजह से बाकी ऑप्शन गलत हो रहे हैं। केवल ये तीसरा नंबर सही हो रहा है, इस वजह से कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो चीजें लिखी है वो सॉलिड लिखा गया, बाकी में चीजें गलत है। जैसे इसमें जल गमन क्षेत्र का प्रकार, ये गलत है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ भी वही सिस्टम लिख दिया है, इसलिए गलत है। यहाँ बांध का प्रकार लिख दिया, इस वजह से ये गलत है। तो जो चीजें होता नहीं उसके बारे में लिखा है तो गलत है, इसलिए ये सही है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे है कि किस टरबाइन को नोजल स्थिर रहता है, किस टरबाइन में नोजल स्थिर रहता है, नोजल नहीं घूमता है। तो आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि टरबाइन दो तरह का होता है। पहला होता है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन होता है। दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आप लोग देखे होंगे। रिएक्शन टरबाइन, अब इसमें इंपल्स वाले में क्या होता है, एक नोजल लगा होता है, नोजल के से पानी निकालकर हम टरबाइन पर फोर्स कराते हैं तो टरबाइन घूमता है। रिएक्शन में क्या होता है, नोजल होता ही नहीं है, इसका जो रोटर होता है ना घूमने वाला, ऐसे अगर ऐसे हम बना दें रिएक्शन टरबाइन का कुछ इस तरह से रिएक्शन टरबाइन होता है, इसका जो रोटर होता है ना घूमने वाला, ये खुद टरबाइन का काम करता है। यहाँ पर डायरेक्टली हम पानी गिराते हैं तो इस पंखे में पानी टकराता है, जैसे घूमना शुरू कर देता है। लेकिन इंपल्स टरबाइन ऐसा नहीं होता। इंपल्स टरबाइन में हम नोजल से टरबाइन पे फोर्स कराते हैं तो टरबाइन घूमना शुरू कर देता है, तब बिजली का उत्पन्न होता है। मतलब नोजल किसमें स्थिर होगा, इंपल्स में। इंपल्स में एक जगह नोजल लगा रहता है, और इसका जो नोजल होता है, ये रोटर है ना शाफ्ट, यही नोजल का काम करता है। मतलब इसका नोजल तो घूम रहा है ना, मतलब ये जो शाफ्ट घूमता है यही नोजल का काम करता है, डायरेक्टली पानी से पाता है। इसलिए रिएक्शन वाले टरबाइन में नोजल घूमता रहता है, लेकिन इंपल्स वाले में नोजल स्थिर है, एक जगह रहेगा, यहीं से फोर्स मारेगा, पिचकारी जैसा। ठीक है, तो इंपल्स वाले में नोजल क्या रहता है, स्थिर रहता है। आंसर यही दिया होगा, इंपल्स टरबाइन दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि भाखड़ा डांगल पर लगी टरबाइन है, भाखड़ा डांगल पर कौन सा टरबाइन लगा हुआ है। तो जिसमें बांध की ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा होता है वो कौन सा टरबाइन लगता है, इंपल्स टरबाइन लगता है। तो भाखड़ा नागर का पता होगा, विश्व का लंबा ऊंचा और लार्जेस्ट डैम है, तो वहां पे बांध की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे इंपल्स टरबाइन लगा है। और इंपल्स टरबाइन के अंदर में पेल्टर व्हील आता है। पेल्टर व्हील किसमें आता है, इंपल्स टरबाइन के अंदर में पेल्टर व्हील आता है। ठीक है, बाकी टरबाइन ये रिएक्शन टरबाइन है, यहाँ पे तो ये नहीं लगा हुआ। वहां कौन सा टरबाइन लगा, इंपल्स टरबाइन, और इंपल्स टरबाइन का एक भाग है पेल्टर व्हील। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम के छड़ का प्रयोग किसके करते हैं हम लोग। परमाणु जो रिएक्टर होता है उसमें चेन रिएक्शन ना हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से जो 8 बनेगा, ये रुक जाता है। उस रोकता किसे, कैडमियम के छड़े लगाकर हम उसके परमाणु रिएक्शन को रोक देते हैं। इसके बाद लिखा ग्रेफाइट के छड़, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मंदक है, ये चेन रिएक्शन को रोकता नहीं है, ये न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है, मतलब धीरे धीरे ये लोग रिएक्शन में भाग लेते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है, मंदक का काम करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। लेकिन चेन रिएक्शन को रोकता कौन है, कैडमियम के छड़े। ठीक है, बाकी पीतल के छड़े और इसका छड़े का प्रयोग नहीं किया जाता, यही दो का प्रयोग किया जाता है। दोनों समझ गए, आगे बढ़ेंगे हम। अगर आप चैप्टर को सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर है, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्या से मुक्त है। इसमें से किसमें विद्युत, इसमें से कौन सा ये सब स्टेशन है, मतलब विद्युत उत्पादन के नतीजे से पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। डीजल वाले में धुआं निकलेगा, ताप कोयला में भी धुआं निकलेगा, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं चिमनी से। नाभिक में इसमें भी रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं बाहर, ये भी दिक्कत है। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जल संयंत्र, जो जल ऊर्जा है, जल ऊर्जा से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट को जल हाइड्रो पावर प्लांट से किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया गया था। ठीक है, लेक्चर देखेंगे तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 नंबर है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में संसाधन में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते समय आपको क्या नहीं पर ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा के नवीकरणीय मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पूछा है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय रिन्यूएबल स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है कि कौन सा इसमें रिन्यूएबल नहीं है।
ठीक है। तो इसमें देखिए सौर ऊर्जा ये भी रिन्यूएबल है, पढ़ाया था आप लोगों को, नॉन कन्वेंशनल है। पवन ऊर्जा ये भी है। ये जो जौ पिंड गैस है ये भी है, जैविक जो गैस होते हैं, मतलब न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर क्या होता है, रिन्यूएबल नहीं होता। एक बार अगर न्यूक्लियर यूरेनियम का हम उत्पादन कर लेंगे, यूरेनियम का हम उपयोग कर लेंगे तो दोबारा से उपयोग उसका नहीं कर सकते, इसलिए रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, दोबारा से उपयोग होने वाला, लेकिन बाकी सब दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ 17 नंबर दिया, हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो पावर प्लांट का, जल संयंत्र पावर प्लांट का। तो देखिए कहां करते हैं हम लोग, मैदानी भाग में कर सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में कर सकते हैं, और उपयुक्त दोनों जगह कर सकते हैं। अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा कहां पे संभावना होता है हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का, तब हम लोग बोलते हैं पहाड़ी इलाका। लेकिन पूछ रहा है कि कहां कर सकते हैं, तो मैदानी भाग में और पहाड़ी इलाका दोनों जगह कर सकते हैं। जैसे भाखड़ा नागल जो डैम है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, वो कहां है, मैदानी भाग में है। उत्तराखंड में जितना भी हाइड्रो पावर प्लांट लगा वो कहां है, वो पहाड़ी इलाकों में। तो दोनों जगह डैम का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, मतलब उपयुक्त दोनों। ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो देखिए इसमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। सौर ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण होता है, नहीं होता है। बायोगैस इससे नहीं होता, जवायु तरंग इससे होता है, इससे ध्वनि होता है, लेकिन पवन ऊर्जा से बहुत ज्यादा होता है। जैसे जवायु तरंग ऊर्जा से भी ध्वनि होता है, लेकिन बहुत कम होता है, कम नॉइज होता है, उतना नहीं होता है। लेकिन पवन ऊर्जा अगर ये लगा रहेगा आपके घर के आसपास तो बहुत भयंकर आवाज आता है, तो ध्वनि प्रदूषण इससे होता है, ठीक है। तो ये रहेगा दूसरा नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर है हमारे सामने। 19 नंबर में क्या पूछा है कि बायोगैस में होती है, बायोगैस में क्या क्या होता है। तो केवल मीथेन नहीं होता है, कुछ अशुद्धियां सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बिल्कुल ये सही है। कुछ अशुद्धियां भी होता है और मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, बहुत सारे गैस उसमें मिले होते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, लेक्चर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर पे, परमाणु रिएक्टर में तापीय ऊर्जा खाली स्थान से प्राप्त की जाती है। परमाणु रिएक्टर में जो तापीय ऊर्जा, जो हीट एनर्जी होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, पानी को कैसे गर्म करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को कैसे गर्म करते हैं, हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन करते हैं, मतलब रेडियोधर्मी यूरेनियम के नाभिक को हम लोग तोड़ते हैं, विखंडित करते हैं, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। ये सही होगा। संलयन पॉसिबल नहीं है, ये कहां होता है, पृथ्वी के बाहर होता है, मतलब अंतरिक्ष में, जैसे सूरज है, सूरज के पास क्या होता है, संलयन होता है, और धरती पे क्या होता है, विखंडन होता है। तो संलयन बहुत, मतलब पृथ्वी पर संभव नहीं है संलयन करना, ठीक है। बहुत ज्यादा उष्मा की ऊर्जा की जरूरत होगी, जो पृथ्वी पे इतना ऊर्जा एक साथ प्रोड्यूस करना मुश्किल है, ठीक है। तो पहला वाला सही है। आगे हम बढ़ेंगे 21 नंबर पे। 21 नंबर पूछा है कि ए पेल्टन व्हील having semi-circular bucket and working under a head of 140 मीटर is running at 600 rpm, the discharge through the nozzle is 500 लीटर पर सेकंड एंड diameter of wheel is 600 mm फाइंड। पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पढ़ा दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ, डैम का ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 140 मीटर, ठीक है। 140 मीटर डैम का ऊंचाई है, और इसका स्पीड कितना है, स्पीड है 600 rpm, और डिस्चार्ज क्यू कितना है, 500 लीटर है पर सेकेंड, और डायमीटर ऑफ व्हील डी दिया हुआ है 600 mm। पूछ क्या रहा है हमसे कि पावर अवेलेबल एट नोजल, नोजल के पास कितना पावर है, मतलब टरबाइन कितने पावर से घूम रहा है उसके बारे में। टरबाइन के पास पावर कितना है, सीधा समझिए, नोजल का पावर मतलब टरबाइन का पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, टरबाइन का पावर इक्वल टू हमने पढ़ाया था, देख लीजिएगा, WQH, ठीक है। यहाँ पे Q दिया हुआ है और H दिया है, ये Q है और ये H दिया हुआ है, और W क्या होता है, 9.81 होता है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। W का, और यहाँ पे W क्या है, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला पर रखेंगे तो निकल जाएगा, W का वैल्यू 9.81, ठीक है, इंटू Q कितना है, 500 लीटर पर सेकंड है। तो लीटर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 500 बटा 1000, 1000 का मतलब ऊपर जाएगा 10 टू पावर -3 हो जाएगा, इंटू एच कितना है भाई, 140 मीटर, 140 मीटर यहाँ लिख देंगे। अब कटाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसा कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, गुना कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 686.7 किलोवाट, ठीक है। सीधे ये फॉर्मूला पढ़ देना है, ये फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और लेक्चर देखने में आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार बताते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, WQH, W क्या है भाई, 9.81 ये किलो न्यूटन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, किलोमीटर पर मीटर है। Q डिस्चार्ज दिया हुआ है 500 लीटर पर सेकंड, और H का वैल्यू 140 मीटर दिया हुआ ऊंचाई बांध का, तो सीधा रखिएगा तो आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आप लोग बनाए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे, निम्न शीर्ष एवं उच्च डिस्चार्ज के लिए प्रयोग किए जाने वाले टरबाइन। ध्यान समझिएगा, निम्न शीर्ष मतलब बांध का ऊंचाई जिसका कम हो और पानी का फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो, बांध का ऊंचाई कम हो, निम्न शीर्ष मतलब बांध का ऊंचाई कम हो और उच्च डिस्चार्ज पानी का फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में हम कौन सा टरबाइन का प्रयोग करते हैं, तो केपलॉन और फ्रांसिस, ये रिएक्शन टरबाइन है। और रिएक्शन टरबाइन का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पे बांध की ऊंचाई कम हो, हेड लो हेड हो और हाई डिस्चार्ज, जहां पानी का फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो, वहां पर करते हैं, ठीक है। कैपलान और फ्रांसिस दोनों होगा आंसर। यहाँ पर सिंगल सिंगल दिया है इसलिए ये दोनों गलत है, और ये पेल्टन तो हो गया, ये तो होगा नहीं। पेल्टन क्या है, पेल्टन कौन से टरबाइन में आता है, आप लोग को पता होगा। पेल्टन हम लोग किसमें करते हैं, इंपल्स टरबाइन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंपल्स टरबाइन का ये एक पार्ट है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर पे, किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्च टैंक के पास स्थित होता है। पूछ रहा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पावर स्टेशन सर्च टैंक कहां पे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर विद्युत केंद्र के पास। ये दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है, वो विद्युत केंद्र आंसर समझता है, और बहुत जगह ये विद्युत केंद्र दिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ विद्युत केंद्र आंसर है। लेकिन एक्चुअल में जो सर्च टैंक होता है वो बांध के करीब होता है। कहां पे होता है, बांध के करीब होता है, क्योंकि बैक प्रेशर आता है पिन स्टॉक पे, तो उससे बचाता है, बांध के नुकसान होने से बचाता है। कभी पानी की कमी पड़े तो पानी का सप्लाई देता है पावर स्टेशन को, तो उस कंडीशन में बांध के पास सर्च टैंक को होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या रहता है, विद्युत केंद्र। तो चलिए हम लोग आंसर से मतलब इसलिए विद्युत केंद्र ही याद करके रखिएगा, विद्युत केंद्र से ही सॉरी सर्च टैंक विद्युत केंद्र के पास होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर है, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में जो हाइड्रो पावर प्लांट में खाली स्थान है, क्या होता है, परिचालन लागत कम होता है तथा स्थापना लागत अधिक होती है। मतलब पूछ रहा है कि चलाने की खर्च सबसे ज्यादा किसमें होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। रनिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा कम किसमें होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। लेकिन बनाने में सबसे ज्यादा खर्च किसमें आता है, हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि नदी के ऊपर डैम बनाना है, पूरा एक पुल बनाइए, डैम बनाइए, पीछे सारे लोगों को हटा दीजिए, स्पेस बनाइए पानी को स्टोर करने के लिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो क्या बोला है, परिचालन लागत कम, मतलब चलाने में कम पैसा खर्चा हो और स्थापना में अधिक पैसा खर्चा होता है, किसमें होता है, जल विद्युत शक्ति केंद्र में। बाकी ऑप्शन गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट है 25 नंबर पे कि हाई हेड तथा निम्न स्त्राव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हाई हेड मतलब जिसकी बांध की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो और पानी का डिस्चार्ज कम हो,
जिसकी बांध की ऊंचाई बहुत ज्यादा पानी का डिस्चार्ज कम होता है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पेल्टन व्हील मतलब इंपल्स टरबाइन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंपल्स टरबाइन में नोजल लगा होता है और नोजल का शेप देखते हैं आप लोग ऐसा होता है। तो यहाँ से पानी तो बहुत है लेकिन निकलने वाला पानी का जगह कम होता है, पानी कम निकलता है, तो वही होता है निम्न अस्त्र मतलब पानी निकलने का जगह कम हो और बांध की ऊंचाई ज्यादा हो, तो किसमें होता है? पेल्टन व्हील में। ठीक है, लेक्चर में अच्छे से समझाया गया, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ टाइम हम नहीं दे सकते उतना। 26 नंबर पर क्या है? शक्ति उत्पादन है तो सौर सेलों का दोष है। क्या दोष है भाई? तो अत्यधिक लागत, बनाने में बहुत ज्यादा खर्च है और अनुरक्षण समस्या, मतलब रख रखाव की समस्या बहुत ज्यादा होती है। कोई ऊपर से ईंट गिर गया, पत्थर गिर गया, फूट जाएगा। बारिश के दिनों में अगर ओले पड़ गए उस कंडीशन में वो टूट सकता है। मतलब रख रखाव बड़ा ही टेंशन काम है, टेंशन वाला काम है, कभी भी नुकसान हो सकता है। कुछ पत्थर लोग फेंक दिए, कुछ भी अगर उसके ऊपर अगर हैवी लोड आता है तो टूट सकता है, बहुत जल्दी टूट सकता है। इसलिए रखने की समस्या काफी वहां पे प्रॉब्लम है, इसलिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, पूछ रहा है कि तापमान पैमाना बनाना है तो शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, बनाया हुआ प्रयोगित पैमाना था शुरू में, स्टार्टिंग में जब हम थर्मामीटर निर्माण किए गए थे तो उसमें वाइन मतलब दारू का प्रयोग किया गया, उसमें जो पारा होता है पारा का जगह दारू डाला गया था। तो कौन सा थर्मामीटर था? तो कौन सा था? फारेनहाइट था। शुरुआत में जो थर्मामीटर का निर्माण किया गया था कौन था? वो फारेनहाइट था। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? तो देखिए पहले ठीक से समझ लीजिए, ये रहा आपका बॉयलर। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी है, पानी को हम लोग क्या करते हैं? कोयला के माध्यम से, यहाँ पे कोयला जल रहा है तो पानी गर्म होता है। ठीक है, पानी गर्म होता है तो यहाँ पे स्टीम बनना शुरू होता है, स्टीम ऐसे निकलता है और यहाँ पे क्या करते हैं? इसको हम स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इस स्टीम के अंदर में क्या होता है? नमी होता है, वाटर के पार्टिकल्स ऐड होते हैं और फिर क्या करते हैं? हम हीट एक्सचेंजर में इसको और गर्म करते हैं तो ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। तो ये जो हीट एक्सचेंजर है, जो ये हीट एक्सचेंजर है, इसी को वो अति तापक बोलते हैं और गर्म करने वाला ये मटेरियल क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें क्या प्रवेश कर रहा है? नम वाष्प, जिसमें वाटर के पार्टिकल्स हो, तो वहीं असर दिया है नम वाष्प, मतलब वेट स्टीम। वेट स्टीम इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे पानी को गर्म करने से जो हमें स्टीम मिलती है, जो वाष्प मिलता है वो नम वाष्प होता है, वेट स्टीम होता है। और वहीं वेट स्टीम अति तापक में प्रवेश करता है, हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्न में से पानी के ट्रिपल पॉइंट है, इनमें से पानी का ट्रिपल पॉइंट कौन है? देखिए रूमर की बात करें तो रूमर में 491.6 डिग्री रूमर होता है और ये रंकाइन है, रंकाइन में 0.08 होता है। इसी तरह केल्विन में 273.16 होता है, फारेनहाइट में 32.01 डिग्री होता है फारेनहाइट। ये तीनों अलग अलग स्केल है, सॉरी ये चारों अलग अलग स्केल है और चारों का वैल्यू ही सेम होता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ क्या इसमें उपयुक्त सभी तीनों, ये चारों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, याद करके रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछेगा तो आप ये चारों का नाम बता सकते हैं। ठीक है, ये रूमर है, ये फारेनहाइट है, ये केल्विन है और ये फारेनहाइट है, सॉरी ये रूमर है और ये रंकाइन है। ये क्या? ये रूमर है और ये रंकाइन साइकिल, रंकाइन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी एक स्केल बनाया था, उसको रंकाइन स्केल बोलते हैं। ये केल्विन है और ये फारेनहाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। तो देखिए तापीय ऊर्जा में स्टीम पावर प्लांट में क्या करते हैं? कोयला का प्रयोग करते हैं, कोयला तो कहीं से लाना पड़ता है ना, वही ईंधन है। स्टीम पावर प्लांट का ईंधन क्या है? कोयला है, कोयला को कहीं से लाना पड़ता है, तो इसमें पैसा लगता है लाने में। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो में पानी को तो कहीं से लाते नहीं, पानी ऑटोमेटिक नदी में होती है और वही पानी से हम लोग ऊर्जा का उत्पादन शुरू करते हैं, बिजली का उत्पादन शुरू करते हैं। इसमें तो कोई लाने ईंधन के लाने का खर्च तो नहीं होता है। वही पूछ रहा है किसमें परिवहन शुल्क शून्य होता है? परिवहन शुल्क मतलब लाने का, ईंधन के लाने का जो खर्च होता है वो शून्य होता है। तो हाइड्रो में ऐसा कोई ईंधन लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए उसका शून्य होता है, ये सही है। ठीक है, 31 नंबर है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पढ़ाए थे सोलर सेल, तो उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां होती है वही क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना, फोटोवोल्टाइक से जो बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, मतलब सेम वही है, फोटोवोल्टाइक से ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 32 नंबर पे, स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर खाली स्थान से आ रही स्टीम को कंडेंस करता है। कह रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में जो कंडेंसर लगा होता है, तो कंडेंसर कहां से स्टीम आती है उसको ठंडा करता है। तो आप लोगों को पता होगा ये बॉयलर हो गया, बॉयलर से स्टीम कहां गया? टरबाइन के पास, और टरबाइन को घुमाने के बाद स्टीम को हम लोग बाहर निकालते हैं कहां पे? कंडेंसर के पास, और यहाँ पे पानी बन जाता है, ठंडा कर देते हैं। यहाँ पे स्टीम को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ये कंडेंसर हो गया, ये बॉयलर हो गया, सॉरी ये टरबाइन हो गया और ये बॉयलर हो गया। बॉयलर से स्टीम निकला, टरबाइन के पास गया और टरबाइन को घुमाने के बाद स्टीम यहाँ निकलता है, हम लोग ठंडा कर देते हैं। तो कहां से स्टीम आ रहा है? टरबाइन से निकलने वाली स्टीम को क्या करता है? कंडेंसर ठंडा करता है। तो क्या होगा यहाँ पे? टरबाइन। ठीक है, और आप मेरे लेक्चर को देखें, सारे क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, 33 नंबर है, जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन खाली स्थान पैदा करता है। जब टरबाइन, मान लीजिए टरबाइन है आपका, टरबाइन है, ऐसे टरबाइन है और यहाँ पे हम लोग स्टीम ऐसे छोड़ेंगे और टरबाइन घूमना शुरू होता है, क्या पैदा करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है। क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी, जो चीजें घूमती है ना तो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और ये यांत्रिक ऊर्जा कहाँ है? अल्टरनेटर के पास। अल्टरनेटर क्या करता है? इसको यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर पे, 34 नंबर पूछा कि यदि प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल की भांति प्रयोग किया जाए तो मॉडरेटर खाली स्थान होगा। आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर हम लोग नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करेंगे तो उसमें मॉडरेटर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का, हैवी वाटर, D2O का प्रयोग करते हैं। ठीक है, D2O होता है, ये भारी जल का अनुसूत्र है। नेक्स्ट है हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन, जल संयंत्रों के लाभ क्या है? जल संयंत्र का लाभ क्या है? तो जल संयंत्र का लाभ क्या है? देख लीजिए, कम परिचालन लागत है, मतलब चलाने रनिंग कॉस्ट कम होता है, सही बात है। इन्हें अति शीघ्र शुरू एवं लोड किया जा सकता है, मतलब जल जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें जल को हम लोग कंट्रोल कर लें, नोजल को हम पानी कम देंगे तो कम बिजली का उत्पादन होगा, ज्यादा देंगे तो ज्यादा होगा, तो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। जैसे व्हील्स को घुमाइएगा ना, कंट्रोलिंग जो बॉल होती है उसको घुमाइएगा तो पानी कम ज्यादा हो जाता है। जैसे नल आप घर में नल लगा हुआ है तो नल खोलते हैं पानी तेज गिरता है, कम करते तो कम गिरता है, मतलब तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टीम पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहा जाए कि 1 मिनट के अंदर पानी को कम कर दीजिए, मतलब स्टीम जो स्टीम को कम कर दीजिए, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोयला जल रहा है, तो कोयला नहीं डालेंगे तो कम जलेगा, तो जो पहले से जल रहा है उसको तुरंत रोक नहीं सकते, वो जलेगा, मतलब 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। न्यूक्लियर भी वही होता है, लेकिन हाइड्रो में क्या होता है? बस वॉल्व को घुमाना होता है, घुमाइएगा तुरंत पानी कम हो जाएगा, तुरंत बिजली का उत्पादन घट जाएगा। तो जल संयंत्र का ये लाभ है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, इन्हें बेस लोड एवं पीक लोड संयंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। बेस लोड और पीक लोड में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए पटना सिटी है, पटना को हम बिजली का सप्लाई दे रहे हैं, तो सबको पता है कि रात में इसका मतलब बिजली का कंजप्शन कम हो जाता है, सारे लोग अपने लाइट पंखा बंद करके सोते हैं, तो बिजली कम चाहिए तो उसमें हम लोग पानी का सप्लाई को कम कर देंगे। दिन में बिजली ज्यादा चाहिए तो पानी का सप्लाई को खोल देंगे तो बिजली का सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब बेस लोड क्या होगा? सुबह रात का टाइम होगा जहां पे बिजली कम चाहिए, और पीक लोड क्या होगा? दिन का समय जहां बिजली ज्यादा चाहिए। तो ये हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में आसानी से कर लेते हैं, ये भी सही है। तो क्या हुआ? उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें 36 नंबर का, तो 36 नंबर पूछा कि पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है? तो सर्च टैंक बचाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्च टैंक आंसर हो रहा है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, एक डैम बनाते हैं, डैम के पीछे नदी होती है, नदी से पानी निकलता है, यहाँ से एक पाइप लगाते हैं, पाइप को कहाँ लाते हैं? एक नोजल के पास फिट करते हैं, नोजल क्या करता है? यहाँ पे टरबाइन को
फोर्स करके टरबाइन को घुमाना शुरू कर देता है। इस जो यहाँ से पानी लाने वाला जो पाइप होता है इसी को पेन स्टॉक बोलते हैं। और इसमें कभी-कभी जब पानी हम लोग ये वॉल्व से पानी को रोक देते हैं तो पानी का बैक प्रेशर पीछे जाता है, तो यहाँ पे बैक प्रेशर इसको ये जो पेन स्टॉक है पाइप है इसको पेन स्टॉक बोलते हैं। ये फट ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक सर्च टैंक लगा देते हैं हम लोग और इसमें पानी को स्टोर करा देते हैं। जैसे बैक प्रेशर आता है पानी जब घूम जाता है ऊपर तरफ तो इसमें दबाव कम पड़ता है, ये फटता नहीं है। तो सर्च टैंक क्या करता है, पेन स्टॉक को नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट की धावी खर्च मतलब रनिंग कॉस्ट सबसे कम है? रनिंग कॉस्ट सबसे कम किसका है, मतलब चलाने का खर्च सबसे ज्यादा किसका है? हाइड्रो पावर प्लांट का। 20 बार बोल चुके हैं। ठीक है, इस नंबर है उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर घंटा, किलोवाट। तो आपके घर में जो भी हमारे यहाँ जो लाइट पंखा कुछ भी होता है उसका बिजली का जो हम लोग एक पैमाना बनाया है वो है किलोवाट। किलोवाट में पता करते हैं कि कितना किलोवाट ये ऊर्जा का कंजप्शन कर रहा है। तो हमारे यहाँ ऊर्जा का मापने का क्या यंत्र है? किलोवाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मापने का यंत्र क्या है? किलोवाट। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः पाए जाते हैं। सामान्यतः इन जगह कहाँ पाया जाता है? जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पाया जाता है। मरुस्थल में पाया जाएगा, मरुस्थल में नदी है नहीं है। दलदल वाले क्षेत्र में, दलदल वाले क्षेत्र में हम पावर प्लांट लगा ही नहीं सकते हैं। हरित भूमि वाले क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की भूमि वहाँ भी नहीं लगा सकते हैं। तो कहाँ लगाएंगे? पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे आपको पता होगा सारी नदियाँ पहाड़ से निकलती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है कि पहाड़ी इलाकों में सामान्यतः जल विद्युत केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जाइएगा उत्तराखंड वगैरह में तो बहुत ज्यादा आपको हाइड्रो पावर प्लांट मिलेंगे। 40 नंबर, किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब न्यूट्रॉनों को गति को कम करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीतलक में नहीं करते, गलत है। इसके बाद 41 नंबर में क्या है कि 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम खाली स्थान के बराबर ऊर्जा देती है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि 1 किलो 10,000 केजी कोयला के बराबर ऊर्जा हमें प्रदान करता है। 1 किलो यूरेनियम 10,000 टन कोयला का जलाइएगा, केजी लिखा हुआ है, टन मान लीजिए, उसके बराबर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। यही आंसर सही, सबसे ज्यादा वाला आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 42 नंबर, परमाणु रिएक्टर में परिनियामक का कार्य होता है। परिनियामक क्या होता है? न्यूट्रॉनों को गति को कम करता है, उसको परिनियामक बोलते हैं। न्यूट्रॉनों को गति का कम कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। तो पूछा परमाणु रिएक्टर में परिनियामक का कार्य क्या होता है? परिनियामक किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट को बोलते हैं, जो न्यूट्रॉनों को गति को कम करता है। तो क्या करता है? न्यूट्रॉनों को गति को मंद करना। परिनियामक का क्या काम है? न्यूट्रॉनों को गति को मंद करना। ये कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। सही है। 43 नंबर है, तापीय पावर स्टेशन में इग्नोमाइजर का काम खाली स्थान को गर्म करना होता है। देखिए पूछ रहा है कि जो स्टीम पावर प्लांट है उसमें इग्नोमाइजर का काम क्या होता है, किसको गर्म करता है? तो ये बॉयलर जो होता है ना, बॉयलर में पानी घस जाता है। ठीक है, और बॉयलर के नीचे ये फर्नेस होता है और फर्नेस में कोयला जलता है। कोयला जलता है जैसे धुआं भी निकलता होगा, तो धुआं को हम लोग ऐसे करते हैं नीचे ला देते हैं ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे ऊपर कर देते हैं। तो पानी जो यहाँ से जा रहा था, पानी को भी हम लोग ऐसी चिमनी के बाहर से अंदर से भेजते हैं। पानी से कहा जाता है चिमनी के अंदर से पाइप ढुका देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ से जो धुआं निकलता है तो पानी को गर्म कर देता है, और गर्म पानी जो बॉयलर में जाके उसको हम गर्म करेंगे तो जल्दी स्टीम बन जाता है। तो जो अंदर जो यंत्र लगा होता है ना, इसमें अंदर पानी को ले जाने वाला, उसको इग्नोमाइजर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? एग्जॉस्ट गैसों के भीतर आने वाले पानी को क्या करता है? गर्म कर देता है। एग्जॉस्ट गैस ना यहाँ से धुआं निकला और चिमनी से बाहर निकल रहा है, एग्जॉस्ट गैस से बाहर निकल रहा है। इसी एग्जॉस्ट गैस के अंदर जो गर्मी होता है ना, टेंपरेचर, उसी से अंदर जो पानी आता है उसको गर्म कर देता है। ठीक है, समझ गए होंगे? नहीं तो लेक्चर में आपको अच्छे से बताएंगे, आप देख लीजिएगा इग्नोमाइजर वाले पॉइंट पे। 44 नंबर, पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम किसमें होता है? पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आपको पता ही होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो फ्यूल है कितना महंगा होता है, अमेरिका से खरीदना पड़ता है, अमेरिका में बनाकर रखा हुआ है। 45 नंबर, निम्न में से कौन सा शक्ति संयंत्र अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित समय में शक्ति उत्पादन कर सकता है? तो जवारीय शक्ति संयंत्र, वायु शक्ति संयंत्र, सौर शक्ति संयंत्र। पूछ क्या है? समझिए 45 नंबर पूछ रहा है इसमें कौन सा शक्ति संयंत्र जो अप्रत्याशित और अनियंत्रित शक्ति उत्पादन कर सकता है? जैसे सौर ऊर्जा के एग्जांपल लीजिए, सौर ऊर्जा आपके छत के ऊपर लगा हुआ सोलर सेल, उस पर लाइट अगर बहुत ज्यादा आएगा तो बहुत ज्यादा उत्पादन करेगा, लाइट कम होगा तो कम उत्पादन करेगा, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। अप्रत्याशित कभी भी कितना भी कर सकता है, उसका कोई पैमाना नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा कर देगा और कम कर देगा। तो कौन करेगा इसमें? जवारीय। बहुत ज्यादा जवार आ रहा है, बहुत ज्यादा समुद्र के अंदर हलचल है, बिजली का उत्पादन बहुत अच्छा होगा, हलचल कम है तो उत्पादन नहीं होगा। इसको हम बता नहीं सकते कब हलचल होगा कम नहीं होगा। उसी तरह वायु शक्ति, हवा तेज बहेगा तो पवन चक्की बहुत तेज से घूमेगी, हवा कम चलेगा तो कम घूमेगी, इसमें अप्रत्याशित है। सौर शक्ति, धूप है तो बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, बारिश होने लगा तो बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा, मतलब ये अप्रत्याशित होता है। उपयुक्त ये तीन होगा। सही है। ठीक है, 46 नंबर, परमाणु रिएक्टर के परावर्तक के बने होते हैं। परमाणु रिएक्टर के परावर्तक किसके बने होते हैं? ये आपको मैंने लिखवाया था, बेरिलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बेरिलियम के बने होते हैं परमाणु रिएक्टर के परावर्तक। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं भाई? तो सोलर सेल आपको पढ़ाया था मैंने, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन में एल्युमिनियम और फास्फोरस का हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग कराकर हम लोग क्या करते हैं? सोलर सेल बनाते हैं। तो मेन मुख्य रूप से क्या होता है? सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसमें डोपिंग कराते हैं एल्युमिनियम और फास्फोरस का। 28 नंबर, बायोगैस उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है? उसका ईंधन क्या है? तो गाय के गीला गोबर, मानव का मल, मवेशियों के नम अपशिष्ट पदार्थ, जो भी मलमूत्र होते हैं, मनुष्य चाहे जानवर हो, उन्हीं के मलमूत्रों से सड़े पदार्थों से हम लोग क्या करते हैं? बायोगैस बनाते हैं। तो वही मुख्य स्रोत है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, 49 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक किसका होता है? आपको हम बताया था लेक्चर में, सबसे ज्यादा अभी स्टीम पावर प्लांट है, मतलब कोयला से जो चलने वाला पावर प्लांट है, कोयला से जो बिजली का उत्पादन होता है अभी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। और थर्मल पावर प्लांट के लिए भारत में कौन कंपनी है? एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है। दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो परिनियामक, परिनियामक का मतलब होता है मंदक, मंदक बोलिए परिनियामक बोलिए, दोनों सेम ही होता है। तो परिनियामक के रूप में हम लोग क्या करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की गति को कम कर देता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नया बैच स्टार्ट है, ये कोचिंग में आप लोग ज्वाइन करना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज हम बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन अगर लेक्चर आप देखें मतलब लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन कवर किए गए, सब चीज बता दिया गया, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन करवाते हैं डिस्कशन का थोड़ा तेजी से करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में 50 क्वेश्चन करना होता है, इसलिए थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है। तो आप ये मत समझिए कि सर बता नहीं रहे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बताएं। आप लेक्चर देख लीजिए, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नई